आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के 25 असर्शन और रीज़न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले असर्शन और रीज़न को समझ लेते हैं। असर्शन के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमें बताना होता है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। वैसे ही रीज़न के अंदर भी एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमें बताना होता है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि रीज़न जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला असर्शन। इन अक्टूबर 1917 द फर्स्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द रशिया, यानी कि अक्टूबर 1917 में क्या है, जो पहला सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है वो रशिया के अंदर हुआ। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, यानी कि बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन है वो क्या है, लेनिन की लीडरशिप के अंदर हुआ था। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। क्योंकि फर्स्ट में तो क्या है, हमारे पास सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बारे में दे रखा है और दूसरे के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में दे रखा है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकेंड असर्शन है इन यूएसएसआर इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएसएसआर के अंदर जितनी भी इकोनॉमी है वो क्या है, प्लान और कम्प्लीटली कंट्रोल की जाती है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएसएसआर के अंदर क्या है, सारा जो सिस्टम था वो किससे कंट्रोल होता था, गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, तो ये असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। अब रीज़न देखते हैं। सोवियत यूनियन हैड एडवोकेट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सोवियत यूनियन के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो रीज़न बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अब देखो यहाँ पे क्या है, असर्शन जब भी गलत होगा ना तो इसका मतलब है रीज़न सही होगा ही होगा। अब थर्ड असर्शन देखते हैं। मिखेल गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि मिखेल गोर्बाचेव में क्या है, इंट्रोड्यूस कराए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जो कि बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। मिखेल गोर्बाचेव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द जनरल पार्टी ऑफ द यूएसएसआर इन 1981, यानी कि जो मिखेल गोर्बाचेव है वो यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी बने, जनरल पार्टी के सेक्रेटरी बने इन 1985। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ गांठ बांध लेना कि जब भी असर्शन के अंदर और रीज़न के अंदर एक ही चीज़ की बात हो, यानी कि इसमें मिखेल गोर्बाचेव ने क्या क्या रिफॉर्म लाए वो हो रहा है और दूसरे में क्या है, मिखेल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का, तो उसमें क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या है, ए ही आएगा। दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ऐसा लगभग बार हो सकता है, लेकिन कई कई केसेस में ऐसा नहीं होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना और असर्शन रीज़न बिल्कुल सही से हो जाएंगे। असर्शन नंबर 4 है हमारे पास। देयर वॉज नाइदर एनी अपोजिशन पार्टी और नोर एनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी कि यूएसएसआर के अंदर क्या है, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी और कोई भी क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं थी। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड ऑल इंस्टीट्यूशन एंड वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, यानी कि जो यूएसएसआर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्या है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती थी और जो सारे के सारे इंस्टीट्यूट है वो वही चलाती थी और ज़्यादा क्या है, जो लोगों की तरफ वो ध्यान नहीं देती थी। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, क्योंकि पहले के अंदर भी क्या है, एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की बात की हुई है और यूएसएसआर की बात की है जिसके अंदर क्या है, कोई भी अपोजिशन और पार्टी नहीं थी। और दूसरे के अंदर क्या है हमारे पास कि जो सारे इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और जो लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिफ्थ असर्शन देखते हैं। द 20th सेंचुरी बिगिन विद द मल्टीपोलैरिटी एंड एंडेड विद द यूनिपोलैरिटी, ये बिल्कुल सही है कि जो 20th सेंचुरी थी वहाँ पे क्या मल्टीपोलैरिटी थी, यानी कि बहुत सारे देशों का एक तरह से राज था और उसके बाद में जब 20th सेंचुरी एंड हुई तब क्या यूनिपोलैरिटी हो गई, यानी कि एक देश का क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया। तो वो कौन सा देश था, वो था यूएसए। अब रीज़न देखते हैं। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन नॉर्मली एली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो क्या है, एक मेंबर था यूनाइटेड स्टेट्स का।
ठीक है, तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहले असर्शन के अंदर दे रखा है यूनिपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी के बारे में, और दूसरे के अंदर बता रखा है कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, एक मेंबर था, एक एली था यूएसए का। अब सिक्स्थ असर्शन देखते हैं, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर लेड टू द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंट्रेशन। यानी कि जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ और पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसके बाद में क्या है कि जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो गया। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, दिस रिजल्ट इन आर्म्स रेस बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर। यानी कि जैसे ही क्या है कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद में क्या है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में है हथियारों की जो है लड़ाई या रेस, वो क्या है शुरू हो गई। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि फर्स्ट के अंदर क्या है कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है वो बता रखा है, और दूसरे के अंदर क्या है जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या है एक आर्म्स रेस शुरू हो गई। अब सेवंथ असर्शन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ रूबल द रशियन करेंसी डिक्लाइंड। यानी कि जो रशिया की करेंसी है रूबल, उसकी जो वैल्यू है वो एक तरह से क्या है खत्म हो गई थी। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, पोस्ट सोवियत स्टेट वर डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर रीजन। यानी कि जो सोवियत स्टेट है, जो यूएसएसआर है, वो क्या है अलग अलग हिस्सों में बट गया, और कोई रिच रीजन बन गया और कोई पुअर रीजन बन गया। असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन नंबर 8 देखते हैं, चेकोस्लोवाकिया वो स्प्लिट इनटू टू, चेचस एंड स्लोवाकिया। यानी कि चेकोस्लोवाकिया क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब रीजन देखते हैं, असर्शन बिल्कुल सही है। पोस्ट 9/11 द यूएसए इज नीड टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेसिस इन द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। यहाँ पे 9/11 का मतलब है 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर को क्या है यूएसए चाहता था कि हम मिलिट्री बेस क्या है सेंट्रल एशिया के अंदर लगाएं। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन क्या है असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाइन्थ असर्शन देखते हैं, द हेजेमनी ऑफ द यूएसए बिगिन इन द 1980 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। यानी कि जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ, वैसे ही क्या है एक तरह से लीडरशिप है जो क्या है यूएसए के हाथ में आ गई थी 1980 के बाद में। ये असर्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि असर्शन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या है रीजन सही होगा ही होगा। फिर भी एक बार रीजन देख लेते हैं, द हेजेमनी ऑफ द यूएसए बिफोर 1991 कुड बी ट्रेस्ड थ्रू द रोल ऑफ इन द फर्स्ट गल्फ वॉर इन 1990s। यानी कि जो यूएसए की लीडरशिप है वो देखी जा सकती है फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर जो 1990s के अंदर हुआ था। तो ये रीजन करेक्ट है। असर्शन नंबर 10 देखते हैं, द देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए जॉर्ज डब्ल्यू बुश डिक्लेयर्ड अ global war on terror and launched Operation Enduring Freedom against everyone who was suspected to be behind the attack। यानी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने क्या है पूरे विश्व के अंदर एक टेररिज्म पर क्या है ऑपरेशन लॉन्च किया, और फिर से क्या है फ्रीडम को क्या एक तरह से परमानेंट किया, और उन लोगों पे शक किया जो क्या है इस अटैक के पीछे है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, द 9 नवंबर अटैक रेफर टू द अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। यानी कि जो 9 नवंबर को अटैक हुआ था वो माना जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क के अंदर। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। 11th असर्शन देखते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडिया वॉज क्लोजेस्ट टू द सोवियत यूनियन। यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या है इंडिया ज़्यादा क्लोज था यूएसएसआर के साथ, क्योंकि वो क्या उससे हेल्प ले रहा था। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इंडिया हैज़ लिबरलाइज्ड इट्स इकोनॉमी। यानी कि जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ उसके बाद में क्या है इंडिया क्या है अपनी इकोनॉमी के रूप में एक तरह से क्या है आज़ाद हो गया था, जो बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12th असर्शन है, द 21st सेंचुरी सीन बडिंग ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज।
यानी कि 21st सेंचुरी के अंदर क्या है कि जो नए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो बनाए गए डेमोक्रेसी और डिमोक्रेटाइजेशन के लिए वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। ऑन सच इंसिडेंट इज़ नोन एज अरब स्प्रिंग्स दैट स्टार्टेड इन 2009। यानी कि ये जो ऊपर बताया गया है, इन इंसिडेंट को क्या बोलते हैं हम? अरब स्प्रिंग इंसिडेंट बोलते हैं, जो कि 2009 के अंदर शुरू हुए थे। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पहले के अंदर क्या है, न्यू डेवलपमेंट्स बता रखी है डेमोक्रेसी और डिमोक्रेटाइजेशन के लिए, और सेकंड के अंदर क्या है, इस सारे इवेंट को अरब स्प्रिंग इवेंट बोलते हैं, ये हमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13th असर्शन देखते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज डोमिनेट इन द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही वहाँ की एक लीडर थी, यानी कि प्रधान थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द सोवियत सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। यानी कि जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी था उस पर बेस्ड था सोवियत सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं है। सोवियत सिस्टम तो कम्युनिज्म पे बेस्ड था। तो ये रीज़न बिल्कुल रॉन्ग है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 14th पोजीशन देखते हैं। डब्ल्यू जॉर्ज बश इंट्रोड्यूस पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लास नोट रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर। यानी कि डब्ल्यू जॉर्ज बश ने यूएसएसआर के अंदर ये रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो असर्शन क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। असर्शन रॉन्ग, तो रीज़न बिल्कुल सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15th assertion है। द पर्पस ऑफ द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वॉज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी कि जो इराक की फ्रीडम का जो उद्देश्य था वो ये था कि इराक को बचाना, ताकि वो क्या है, विनाश होने वाले वेपन्स ना बना सके, ऐसे वेपन्स ना बना सके जो क्या है इराक को ख़त्म कर सके। असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन 1971। यानी कि यूएसएसआर 1971 के अंदर क्या डिसइंटीग्रेट हो गया था, अलग अलग हो गया था। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 16th असर्शन देखते हैं। 11 September refer to the terrorist attack on the World Trade Center WTC on 11 September 2011। यानी कि 11 सितंबर को रेफ़र किया जाता है कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। शॉक थेरेपी रेफर टू द ट्रांजिशन ऑफ द सोवियत इकोनॉमी। यानी कि शॉक थेरेपी जो है वो सोवियत इकोनॉमी को ट्रांजिट करती थी। तो रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था उसकी बात कर रखी है और दूसरे में शॉक थेरेपी को दिखा रखा है। 17th पोजीशन देखते हैं। रशिया सक्सीडेड द फॉर्मर यूएसएसआर। यानी कि जब यूएसएसआर टूटा तब रशिया क्या है उसका एक सक्सेसर बन गया, यानी कि रशिया ही उसके बाद में क्या है उसकी पावर, सबसे बड़ी पावर यूएसएसआर की रशिया ही बन गया। असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द सिविल वॉर इन ताजिकिस्तान कंटिन्यूड फॉर अबाउट 10 ईयर्स। यानी कि जो सिविल वॉर हुआ ताजिकिस्तान में वो 10 सालों तक चला। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहले में रशिया और यूएसएसआर की बात कर रखी है और दूसरे में सिविल वॉर की बात कर रखी है। 18th सजेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गोरबाचेव, द कंडीशन ऑफ द कंट्री कैन नेवर इम्प्रूव विदाउट हैविंग फेथ इन द पीपल एंड विदाउट पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि गोरबाचेव के अकॉर्डिंग क्या है, जो कंट्री है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकती जब क्या है उसके लोगों पर विश्वास ना हो, ठीक है। और दूसरी क्या है कि जो पीपल है वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट ना करे। मतलब क्या है, सरकार अपनी अपनी चला रही है, लोगों की तो सुन ही नहीं रही, ऐसा मानना था गोरबाचेव का। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। ग्लास नोट मीन डेटर्मिनिज्म। ग्लास नोट का मतलब होता है डेटर्मिनिज्म। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो रीज़न रॉन्ग है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 19th सजेशन देखते हैं। ट्राइपोलैरिटी मीन डोमिनेंस ऑफ टू मेजर पावर इन द वर्ल्ड। यानी कि ट्राइपोलैरिटी का मतलब है किसी दो पावर का पूरे विश्व के ऊपर क्या है प्रधान होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बाइपोलैरिटी का मतलब 2 पावर होता है, ट्राइपोलैरिटी का मतलब 3 पावर्स हो गया। तो असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है और असर्शन रॉन्ग हो गया तो सीधी सी बात है रीज़न करेक्ट होगा ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 20th सजेशन देखते हैं। द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल इन 1989 इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यानी कि 1989 के अंदर जैसे ही
बर्लिन वॉल गिरी, ऐसे ही मान लिया गया कि जो अब दो पावर थी जो वर्ल्ड के अंदर वो क्या ख़त्म हो गई। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द लेड ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि जैसे ही बर्लिन वॉल गिरी उसको मान लिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक पूरी तरह से क्या कोलैप्स हो गया और एंड वॉर भी क्या ख़त्म हो गया। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, क्योंकि पहले में भी बर्लिन वॉल के बारे में बता रखा है और दूसरे में भी बर्लिन वॉल के बारे में बता रखा है कि उसके गिरने का क्या परिणाम निकला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 असर्शन देखते हैं। इंडिया शेयर्स कोर्डियल रिलेशनशिप विद रशिया, यानी कि इंडिया जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता था रशिया के साथ। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। रशिया हैज़ सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस, यानी कि रशिया ने ऑयल क्राइसिस के दौरान इंडिया को क्या सपोर्ट किया था। रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। असर्शन नंबर 22 देखते हैं। द सोवियत सिस्टम वॉज ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन विद नो रूम फॉर द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, यानी कि जो सोवियत सिस्टम है उसके अंदर क्या है, ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन के लिए कोई जगह नहीं है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मैनी ईयर्स नेवर लेड टू द सर्विस शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो इकोनॉमी है वो क्या है, थोड़ी सी ठहर गई थी कई सालों के लिए और उसके दौरान क्या है, कोई सर्विस शॉर्टेज नहीं आई, कोई कंज्यूमर गुड्स में क्या है कमी नहीं आई। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इकोनॉमी ठहर जाएगी तो कमी तो आएगी आएगी। तो रीज़न रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन नंबर 23 देखते हैं। मिखेल गोर्बाचेव वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि जो मिखेल गोर्बाचेव थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे सोवियत यूनियन के अंदर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। ही ब्रॉट द सोवियत इकोनॉमी एट पर विद, यानी कि वो सोवियत इकोनॉमी को वेस्ट इकोनॉमी की तरह बनाना चाहती थी। तो रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन नंबर 24 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द रूबल द रशियन करेंसी डिक्लाइन, यानी कि जो रशिया की करेंसी है उसकी वैल्यू एकदम से कम हो गई थी। असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द शॉक थेरेपी अफेक्टेड द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर के अंदर शॉक थेरेपी ने क्या है जो अफेक्ट किया था ट्रेड और कॉमर्स को। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, क्योंकि जो शॉक थेरेपी है उसके कारण से ही क्या जो रशियन की करेंसी थी वो क्या है डिक्लाइन हो गई थी। अब देखते हैं असर्शन। द फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज अगेंस्ट इराक ड्यू टू इट्स इन्वेजन ऑफ कुवैत, यानी कि जो पहला गल्फ वॉर हुआ था वो इराक के अंदर हुआ था क्योंकि कुवैत ने क्या है उसके अंदर घुसपैठ कर दी थी। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ स्मार्ट बॉम्ब्स बाय द यूएसए लेड टू ऑब्जर्वर टू कॉल दिस अ कंप्यूटर वॉर, यानी कि जो यूएसए है वो स्मार्ट बॉम्ब्स बना रही थी, उसे जो कंट्रीज़ ऑब्जर्व कर रही थी वो उसे क्या एक कंप्यूटर वॉर की तरह ले रही थी। तो ये क्या है रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही MCQs, असर्शन, रीज़न या किसी भी तरह की 12th क्लास से रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।